इस सेशन में हम सीखेंगे कि गिटहब कोपायलट को आईडीई के भीतर जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए, विशेष रूप से संवेदनशील फाइलों और रिपॉजिटरीज को एक्सक्लूड करने की रणनीतियों पर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब हम गिटहब कोपायलट जैसे शक्तिशाली एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कोपायलट बेहतरीन कोड तभी सजेस्ट कर पाता है जब वो आपके प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझता है। इसके लिए वो आपके विजुअल स्टूडियो कोड या किसी भी आईडीई में खुली हुई फाइलों को बैकग्राउंड में पढ़ता है। लेकिन हर फाइल एआई को प्रोसेस करने के लिए सुरक्षित नहीं होती। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें प्रोडक्शन डेटाबेस के पासवर्ड या क्लाउड प्रोवाइडर की एपीआई कीज रखी हुई हैं। अगर कोपायलट उस फाइल को कॉन्टेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल करता है, तो वो संवेदनशील डेटा नेटवर्क के माध्यम से मॉडल तक जा सकता है। इसे रोकने के लिए ही कंटेंट एक्सक्लूजन का फीचर डिजाइन किया गया है। ये फीचर आपको एक स्पष्ट नियंत्रण देता है कि एआई सिस्टम किन फाइलों को देख सकता है और किन फाइलों को उसे पूरी तरह से इग्नोर करना है। इसे मूल रूप से समझने के लिए सोचिए कि आपका कोड बेस एक बड़ी इमारत है और कोपायलट आपका असिस्टेंट है। कंटेंट एक्सक्लूजन उन कमरों पर ताला लगाने जैसा है जहां असिस्टेंट को जाने की अनुमति नहीं है। ये केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक सख्त तकनीकी रोक है। जब आप किसी फाइल को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो कोपायलट का एक्सटेंशन उस फाइल के अंदर कोई भी इनलाइन सजेशन देना बंद कर देता है। इतना ही नहीं, वो उस फाइल के कोड को अपने प्रॉम्प्ट में जोड़कर सर्वर पर भी नहीं भेजता। ये प्रोएक्टिव सुरक्षा रणनीति हमें सुनिश्चित करती है कि हमारी बौद्धिक संपदा और संवेदनशील डेटा पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में रहे और हम बिना किसी अनुपालन या कंप्लायंस जोखिम के एआई की उत्पादकता का लाभ उठा सकें। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में इन सीमाओं को कॉन्फ़िगर करना जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोड लिखना। यहाँ स्क्रीन पर जो जेसन स्निपेट आप देख रहे हैं, वो एक वैचारिक कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है कि कैसे सिस्टम बैकएंड में एक्सक्लूजन नियमों को स्टोर कर सकता है। सबसे पहले इनेबल्ड फ्लैग को ट्रू किया गया है, जिसका मतलब है कि एक्सक्लूजन इंजन सक्रिय है। इसके बाद ब्लॉक्ड पाथ्स की एक एरे है। इस एरे में हमने 3 अलग-अलग प्रकार के पाथ्स को परिभाषित किया है। पहला पाथ .env एक्सटेंशन वाली सभी फाइलों को ब्लॉक करता है, चाहे वे प्रोजेक्ट की किसी भी फोल्डर में हो। दूसरा पाथ सीक्रेट्स नाम के फोल्डर के अंदर मौजूद हर चीज को ब्लॉक करता है। और तीसरा पाथ एक विशिष्ट फाइल को टारगेट करता है जो हमारा लेगेसी कोर लॉजिक है। आईडीई का कोपायलट एक्सटेंशन इस लिस्ट को पढ़ता है और जब भी आप इनमें से कोई फाइल खोलते हैं, तो वो तुरंत अपनी प्रोसेसिंग को रोक देता है। ये कोड स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हम कैसे फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल स्थापित करते हैं। जब हम एंटरप्राइज स्तर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो सुरक्षा नीतियों को लागू करने का तरीका बदल जाता है। एक बड़ी कंपनी में सैकड़ों रिपॉजिटरीज और हजारों डेवलपर्स हो सकते हैं। अगर हम सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ अलग-अलग रिपॉजिटरी मालिकों पर छोड़ देंगे, तो कोई ना कोई चूक होना तय है। इसलिए गिटहब कोपायलट हमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्सक्लूजन का फीचर देता है। ये एक सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत गवर्नेंस मॉडल है। इसे इस तरह समझें कि कंपनी का सिक्योरिटी या कंप्लायंस विभाग github.com के एडमिन पैनल में जाता है और वहां एक मास्टर लिस्ट बनाता है। इस लिस्ट में वे उन सभी क्रिटिकल फाइलों के पाथ डाल देते हैं जिन्हें कभी भी एआई द्वारा प्रोसेस नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कंपनी ये नियम बना सकती है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी अगर प्राइवेट सर्टिफिकेट्स .pem नाम की फाइल हो, तो कोपायलट उसे नहीं पढ़ेगा। या फिर वे एक पूरी की पूरी रिपॉजिटरी को ही एक्सक्लूड कर सकते हैं जिसमें कोई हाई सिक्योरिटी पेमेंट गेटवे का कोड रखा हो। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर इस नीति को सीव करता है, ये तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती है। जब कोई भी डेवलपर अपने आईडीई जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में काम कर रहा होता है, तो कोपायलट एक्सटेंशन गिटहब के सर्वर्स के साथ लगातार सिंक में रहता है। वो इन ग्लोबल नीतियों को डाउनलोड करता है और स्थानीय स्तर पर लागू करता है। ये एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाता है, क्योंकि कोई भी सामान्य डेवलपर अपने स्थानीय मशीन से इन ग्लोबल एक्सक्लूजन नियमों को ओवरराइड या बाईपास नहीं कर सकता। ये एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को स्केल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जो बिना उत्पादकता को बाधित किए कंपनी की बौद्धिक संपदा की रक्षा करता है। यहाँ हमने गिटहब यूआई में किए जाने वाले कॉन्फ़िगरेशन को एक YAML प्रारूप में विजुअलाइज किया है, ताकि इसे समझना आसान हो। ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स में जाकर कंटेंट एक्सक्लूजन सेक्शन खोलती हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक्मी कॉप ऑर्गेनाइजेशन की पेमेंट गेटवे नाम की पूरी रिपॉजिटरी को ही टारगेट किया है। पाथ सेक्शन के अंदर उन्होंने .pem एक्सटेंशन वाली सभी फाइलों को ब्लॉक किया है, जो आमतौर पर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होती हैं। इसके साथ ही कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर मौजूद प्रोडक्शन कीज .yaml फाइल को भी ब्लॉक किया गया है। ये कोड ब्लॉक ये स्पष्ट करता है कि एडमिन कितनी गहराई तक जाकर सिस्टम को सुरक्षित कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये क्रिटिकल कोड कभी भी एआई प्रॉम्प्ट का हिस्सा न बने। ये ग्राफ डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्सक्लूजन की आर्किटेक्चर को प्रस्तुत करता है। टॉप पर ऑर्गेनाइजेशन एडमिन है जो github.com की सेटिंग्स में जाकर कोपायलट एक्सक्लूजन पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ब्रॉड या व्यापक सुरक्षा नियम बनाने के बाद अगला महत्वपूर्ण स्तर रिपॉजिटरी लेवल एक्सक्लूजन का आता है।
किसी भी एंटरप्राइज में हर रिपॉजिटरी का अपना एक अलग डोमेन और अपना एक अलग आर्किटेक्चर होता है। जो फाइल पाथ एक प्रोजेक्ट में संवेदनशील हो सकता है, वो शायद दूसरे प्रोजेक्ट में एक सामान्य फाइल हो। इसलिए रिपॉजिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर या मेंटेनर को भी ये शक्ति दी गई है कि वे अपने कोड बेस के लिए कस्टम एक्सक्लूजन नियम परिभाषित कर सकें। जब आप अपनी रिपॉजिटरी की सेटिंग्स में जाते हैं, तो वहां आपको गिटहब कोपायलट के लिए एक समर्पित एक्सक्लूजन सेक्शन मिलता है। यहां आप उन विशिष्ट फाइलों या फोल्डर्स के पाथ को लिख सकते हैं जिन्हें आप एआई की नजरों से बचाना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रिपॉजिटरी लेवल की सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल की सेटिंग को ओवरराइड या निरस्त नहीं करती है, बल्कि ये उसके साथ मिलकर काम करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी फाइल को ब्लॉक किया है, तो वो ब्लॉक ही रहेगी, लेकिन रेपो एडमिन उसमें और भी फाइलें जोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके पास एक फोल्डर है जिसमें यूजर्स का ट्रेनिंग डेटा रखा है, जो प्राइवेसी कानूनों के तहत संरक्षित है। आप उस पूरे फोल्डर का पाथ अपनी रिपॉजिटरी सेटिंग्स में एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपकी टीम का कोई सदस्य उस डेटा फाइल को आईडीई में खोलेगा, तो कोपायलट वहां पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। ये मल्टी लेयर्ड अप्रोच सुनिश्चित करती है कि सुरक्षा केवल ऊपर से थोपी ना जाए, बल्कि जो लोग वास्तव में कोड के साथ काम कर रहे हैं, वे भी अपने स्तर पर जोखिमों को कम कर सकें। ये तकनीकी जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबल एआई ऑपरेशंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस कोड स्निपेट में हम देख रहे हैं कि रिपॉजिटरी सेटिंग्स के अंदर कंटेंट एक्सक्लूजन को कैसे लिखा जाता है। यहाँ हम ग्लोब सिंटैक्स का उपयोग कर रहे हैं। पहली लाइन /*config.js दर्शाती है कि प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में मौजूद किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ब्लॉक किया जाए। दूसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, source/code/trading-algorithm/double*। ये सुनिश्चित करता है कि इस विशिष्ट फोल्डर के अंदर मौजूद हर फाइल और सब फोल्डर कोपायलट की पहुंच से पूरी तरह बाहर रहे, क्योंकि इसमें कंपनी का मुख्य बिजनेस लॉजिक है। तीसरी लाइन में सभी मार्कडाउन फाइलों को ब्लॉक किया गया है। ये कोड स्पष्ट करता है कि हम पैटर्न मैचिंग का उपयोग करके कितनी आसानी से जटिल सुरक्षा नियम बना सकते हैं, जो केवल इसी रिपॉजिटरी पर लागू होंगे। ये सीक्वेंस डायग्राम रिपॉजिटरी लेवल एक्सक्लूजन की इवैल्यूएशन या मूल्यांकन प्रक्रिया को दर्शाता है। कंटेंट एक्सक्लूजन को सही तरीके से लागू करने के लिए आपको ग्लोब पैटर्न्स की गहरी समझ होनी चाहिए। ग्लोब पैटर्न्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बहुत ही मौलिक कॉन्सेप्ट है, जिसका उपयोग फाइल पाथ्स को पैटर्न के आधार पर खोजने या ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें तो यदि आपके प्रोजेक्ट में हजारों फाइलें हैं, तो आप एक्सक्लूजन लिस्ट में हर फाइल का नाम टाइप नहीं कर सकते। ये न तो स्केलेबल है और न ही स्मार्ट। यहीं पर ग्लोब पैटर्न्स हमारी मदद करते हैं। ये एक प्रकार की वाइल्ड कार्ड भाषा है। जब आप अपनी एक्सक्लूजन सेटिंग्स में एक सिंगल एस्टेरिस्क का उपयोग करते हैं, तो वो उस विशिष्ट फोल्डर के भीतर किसी भी स्ट्रिंग या नाम से मेल खाता है। लेकिन जब आप डबल एस्टेरिस्क का उपयोग करते हैं, तो वो एक मैजिक कमांड की तरह काम करता है, जो उस फोल्डर और उसके अंदर मौजूद सभी सब फोल्डर्स में गहराई तक जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि कोपायलट आपके प्रोजेक्ट की किसी भी टेस्ट फाइल को ना पढ़े, तो आप $***test.js लिख सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि चाहे फाइल किसी भी गहराई वाले फोल्डर में छिपी हो, वो ब्लॉक हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पैटर्न स्लैश का उपयोग है। यदि आप अपने पैटर्न की शुरुआत स्लैश से करते हैं, तो वो केवल रिपॉजिटरी की रूट या मुख्य डायरेक्टरी में ही उस फाइल को खोजेगा, अंदर के फोल्डर्स में नहीं। एक लीड इंजीनियर के रूप में इन पैटर्न्स को सही ढंग से लिखना बहुत क्रिटिकल है। यदि आप गलत पैटर्न लिखते हैं, तो हो सकता है कि आप उन फाइलों को भी ब्लॉक कर दें जहां कोपायलट वास्तव में आपकी मदद कर सकता था, या इससे भी बुरा, आप संवेदनशील फाइलों को ब्लॉक करना भूल जाएं। इसलिए अपनी एक्सक्लूजन लिस्ट को हमेशा स्पष्ट, सटीक और अच्छी तरह से टेस्ट किया हुआ रखें। इस कोड ब्लॉक में हम ग्लोब पैटर्न्स की 4 अलग-अलग और महत्वपूर्ण उदाहरण देख रहे हैं। पहला उदाहरण /secret.txt है। शुरुआत में लगा हुआ स्लैश ये बताता है कि ये नियम केवल रूट डायरेक्टरी पर लागू होगा। अगर ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर है, तो वो ब्लॉक नहीं होगी। दूसरा उदाहरण /secret.txt है। डबल एस्टेरिस्क का मतलब है प्रोजेक्ट में कहीं भी। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। तीसरा उदाहरण config/.key है, जो केवल कॉन्फ़िग फोल्डर के ठीक अंदर वाली डॉट की फाइलों को रोकेगा, उसके सब फोल्डर्स को नहीं। अंत में src/proprietary/ का मतलब है कि प्रोप्राइटरी फोल्डर के अंदर मौजूद हर एक फाइल और हर एक सब फोल्डर कोपायलट के लिए पूरी तरह से ब्लैकआउट या प्रतिबंधित रहेगा। ये पैटर्न्स एक्सक्लूजन इंजन की रीढ़ है। ये फ्लोचार्ट ग्लोब मैचर के काम करने के तरीके को स्पष्ट करता है। शुरुआत में आईडीई एक फाइल खोलता है जिसका पाथ है source/auth/keys/prod.key। अब तक हमने जो एक्सक्लूजन देखा है, वो गिटहब की सेटिंग्स यूआई से होता है, और वो एक हार्ड ब्लॉक है, यानी एआई का कोई भी हिस्सा उस फाइल को नहीं पढ़ेगा।
लेकिन गिटहब कोपायलट अब सिर्फ एक ऑटो कंप्लीट टूल नहीं रहा है। इसमें अब उन्नत एजेंटिक एआई क्षमताएं जुड़ गई हैं, जैसे कोपायलट क्लाउड एजेंट और कोपायलट कोड रिव्यू एजेंट। ये एजेंट्स बैकग्राउंड में स्वायत्त रूप से काम कर सकते हैं, कोड को एनालाइज कर सकते हैं और पूरे पुल रिक्वेस्ट्स का रिव्यू कर सकते हैं। कभी कभी एक डेवलपर के रूप में आप चाहते हैं कि आपको कोड लिखते समय इनलाइन सजेशंस तो मिलें, लेकिन आप नहीं चाहते कि क्लाउड एजेंट आपकी आर्किटेक्चरल फाइलों में कोई भी ऑटोमेटेड बदलाव करे या कोड रिव्यू एजेंट उन फाइलों पर अपनी राय दे। इसके लिए हम कस्टम इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करते हैं। हम अपनी रिपॉजिटरी में .github/instructions नाम का एक फोल्डर बनाते हैं और उसमें .instructions.md, .instructions.md एक्सटेंशन वाली फाइलें बनाते हैं। इन फाइलों के सबसे ऊपर हम YAML फ्रंट मैटर लिखते हैं। इस फ्रंट मैटर में एक बहुत ही खास कीवर्ड होता है जिसे एक्सक्लूड एजेंट कहते हैं। यदि हम इस कीवर्ड की वैल्यू क्लाउड एजेंट सेट कर देते हैं, तो जब भी कोपायलट क्लाउड एजेंट उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेगा, वो इस इंस्ट्रक्शन फाइल को पढ़ेगा और समझ जाएगा कि उसे अप्लाई टू पाथ में दी गई फाइलों को इग्नोर करना है। ये नियंत्रण का एक बहुत ही परिष्कृत और ग्रैन्युलर तरीका है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार हम सिस्टम की हर एक पुर्जे को अलग अलग निर्देश दे रहे हैं कि उसे कैसे व्यवहार करना है। ये आपको एआई की उत्पादकता का लाभ उठाने देता है, जबकि सबसे जटिल और संवेदनशील लॉजिक को पूरी तरह से मानवीय नियंत्रण में रखता है। ये कोड स्निपेट एक पाथ स्पेसिफिक कस्टम इंस्ट्रक्शन फाइल का उदाहरण है। सबसे ऊपर 3 डैश के बीच YAML फ्रंट मैटर लिखा गया है। अप्लाई टू सेक्शन में हमने ग्लोब पैटर्न्स दिए हैं जो बताते हैं कि ये निर्देश सोर्स कोड ऑथ और सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन .ts फाइलों पर लागू होंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाइन एक्सक्लूड एजेंट क्लाउड एजेंट है। ये लाइन क्लाउड एजेंट को एक सख्त निर्देश देती है कि वो इन फाइलों को प्रोसेस न करे। फ्रंट मैटर के नीचे प्राकृतिक भाषा में एआई के लिए निर्देश लिखे गए हैं। ये बताता है कि ये क्रिटिकल ऑथेंटिकेशन लॉजिक है और एआई को यहाँ किसी भी प्रकार की रिफैक्टरिंग का सुझाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैनुअल सिक्योरिटी टीम के साइन ऑफ की आवश्यकता होती है। ये एआई गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये स्टेट डायग्राम स्पष्ट करता है कि एआई एजेंट कस्टम इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कैसे निर्णय लेता है। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एजेंट इनिशिएट होता है। पॉलिसी बनाना एक बात है, लेकिन एक डेवलपर के रूप में ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पॉलिसी हमारे रोजमर्रा के काम या आईडीई या आईडीई में कैसे दिखाई देती है। जब आपकी कंपनी या आप किसी फाइल को गिटहब सेटिंग्स में एक्सक्लूड कर देते हैं, तो विजुअल स्टूडियो कोड या जेटब्रेन जैसे एडिटर्स इस जानकारी को तुरंत सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। मान लीजिए आप अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आप एक ऐसी फाइल खोलते हैं जो एक्सक्लूडेड नहीं है। आपको सामान्य रूप से घोस्ट टेक्स्ट या इनलाइन सजेशंस दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही आप उस टैब पर क्लिक करते हैं जो एक्सक्लूजन लिस्ट में है, उदाहरण के लिए कोई डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो पर्दे के पीछे आईडीई का कोपायलट एक्सटेंशन तुरंत खुद को रोक लेता है। सबसे पहला बदलाव आप स्टेटस बार में देखेंगे। कोपायलट का जो आइकन हमेशा एक्टिव रहता है, वो उस एक्सक्लूडेड फाइल के लिए डिसेबल या स्ट्राइक थ्रू अवस्था में आ जाएगा। ये विजुअल इंडिकेटर आपको ये भरोसा दिलाता है कि इस फाइल का कोड एआई के पास नहीं जा रहा है। यदि आप उस फाइल में कोड टाइप करना शुरू करते हैं, तो आपको कोई भी ग्रे रंग का घोस्ट टेक्स्ट सुझाव नहीं मिलेगा। आपको पूरा कोड मैन्युअल रूप से टाइप करना होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार ये इसलिए है क्योंकि एक्सटेंशन ने उस विशिष्ट फाइल बफर के लिए एलएलएम को जाने वाली सभी नेटवर्क कॉल्स को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा यदि आप कोपायलट चैट का उपयोग कर रहे हैं और चैट से कहते हैं कि इस फाइल में एक फंक्शन जोड़ो, तो चैट आपको स्पष्ट रूप से एक एरर मैसेज देगा कि वो कंपनी की कंटेंट एक्सक्लूजन पॉलिसी के कारण इस फाइल को नहीं पढ़ सकता। ये पारदर्शी व्यवहार डेवलपर्स के बीच विश्वास पैदा करता है। उन्हें पता होता है कि सिस्टम न केवल काम कर रहा है, बल्कि वो उनकी प्राइवेसी और कोड की सुरक्षा का सम्मान भी कर रहा है। इस कोड ब्लॉक में कोई एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, बल्कि ये एक सिमुलेशन है कि आईडीई में एक्सक्लूडेड फाइल के साथ इंटरैक्शन कैसा दिखता है। जब डेवलपर मास्टर डॉट की नाम की फाइल खोलता है और कोड टाइप करना शुरू करता है, तो वहां कोई भी घोस्ट टेक्स्ट नहीं आता। नीचे चैट का उदाहरण दिया गया है। जब डेवलपर कोपायलट चैट से इस फाइल का लॉजिक समझाने को कहता है, तो कोपायलट एक बहुत ही स्पष्ट रिस्पॉन्स देता है कि वो इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी द्वारा एक्सक्लूडेड है। ये उदाहरण स्पष्ट करता है कि एक्सक्लूजन केवल सजेशंस को ही नहीं, बल्कि एआई की किसी भी प्रकार की इंटरैक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे सुरक्षा बनी रहती है। ये सीक्वेंस डायग्राम डेवलपर, आईडीई और कोपायलट चैट के बीच की इंटरैक्शन को विजुअलाइज करता है जब एक एक्सक्लूडेड फाइल खोली जाती है। डेवलपर सबसे पहले config.secrets.json फाइल खोलता है। कंटेंट एक्सक्लूजन की सुरक्षा केवल आपके टाइप करते समय इनलाइन सजेशंस को रोकने तक सीमित नहीं है। गिटहब कोपायलट का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा कोपायलट चैट है, और हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि चैट भी सुरक्षित रहे। जब आप कोपायलट चैट का उपयोग करते हैं, तो आप उसे अपने पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं।
उदाहरण के लिए आप @workspace टाइप कर सकते हैं, जिससे चैट आपके पूरे कोड बेस को स्कैन करता है, या आप #file कमांड का उपयोग करके किसी एक विशिष्ट फाइल को प्रॉम्प्ट में अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सुरक्षा सवाल उठता है। क्या होगा अगर कोई डेवलपर जानबूझकर या गलती से #file कमांड का उपयोग करके उस फाइल को अटैच कर दे जिसे हमने एक्सक्लूजन लिस्ट में डाला हुआ है? यहीं पर गिटहब कोपायलट का मजबूत गवर्नेंस मॉडल काम आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर सुरक्षा नियम केवल यूआई पर लागू नहीं होते, बल्कि वे सिस्टम की कोर कॉन्टेक्स्ट पार्सर में बुने हुए हैं। जब आप अपनी चैट प्रॉम्प्ट में किसी ब्लॉक की गई फाइल का नाम लिखते हैं, तो चैट इंजन प्रॉम्प्ट को एलएलएम के पास भेजने से पहले उसका वैलिडेशन करता है। वो चेक करता है कि क्या ये फाइल पाथ ग्लोबल या रिपॉजिटरी एक्सक्लूजन लिस्ट में मौजूद है। अगर वो मौजूद है, तो इंजन तुरंत उस फाइल के कंटेंट को प्रॉम्प्ट से हटा देता है। वो एआई मॉडल को फाइल का कोई भी हिस्सा नहीं भेजता। इसके बजाय चैट सीधे आपको जवाब देगा कि पॉलिसी के कारण वो उस फाइल का संदर्भ नहीं ले सकता। ये सुनिश्चित करता है कि चाहे डेवलपर कितनी भी उन्नत कमांड्स का उपयोग कर लें, संस्था की डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा नीतियां कभी भी बाईपास नहीं हो सकती। ये फीचर कंप्लायंस ऑडिट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कोड स्निपेट चैट कॉन्टेक्स्ट पार्सर की आंतरिक लॉजिक को वैचारिक रूप से समझाता है। सबसे ऊपर डेवलपर का प्रॉम्प्ट है, जहां वो @workspace और #file का उपयोग करके दो फाइलों को अटैच करने की कोशिश कर रहा है, API keys.ts और utils.ts। नीचे का जावास्क्रिप्ट लॉजिक दिखाता है कि सिस्टम बैकएंड में कैसे काम करता है। वो कॉन्टेक्स्ट फाइल्स की एक एरे बनाता है और फिर एक फिल्टर लगाता है, जो चेक करता है कि कौन सी फाइल एक्सक्लूडेड नहीं है। चूंकि API keys.ts ब्लॉक है, वो फिल्टर आउट हो जाती है। मॉडल के पास केवल utils.ts का सुरक्षित डेटा जाता है। ये कोड स्पष्ट करता है कि एक्सक्लूजन लिस्ट चैट की कॉन्टेक्स्ट को कैसे सुरक्षित और सैनिटाइज करती है। ये फ्लोचार्ट स्पष्ट करता है कि चैट इंजन एक्सक्लूडेड फाइलों के साथ कैसे निपटता है। यूजर एक प्रॉम्प्ट टाइप करता है, जिसमें वो #file का उपयोग करके एक सीक्रेट फाइल को अटैच करने की कोशिश करता है। हमने इस पूरे सेशन में देखा कि गिटहब कोपायलट में कंटेंट एक्सक्लूजन कैसे काम करता है, इसे अलग-अलग स्तरों पर कैसे लागू किया जाता है, और ये चैट और इनलाइन सजेशंस को कैसे कंट्रोल करता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा काम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद खत्म नहीं होता। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है गवर्नेंस और वेरिफिकेशन। आपने जो एक्सक्लूजन नियम बनाए हैं, वे आपकी संस्था की अंतिम सुरक्षा रेखा हैं। यदि आपने ग्लोब पैटर्न लिखने में एक छोटी सी भी गलती कर दी, तो हो सकता है कि कोई अत्यंत संवेदनशील फाइल एआई मॉडल के पास चली जाए। इसलिए ट्रस्ट बट वेरीफाई के सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य है। जब भी आप या आपके एडमिन कोई नया एक्सक्लूजन पाथ जोड़ते हैं, तो आपको उसे अपने आईडीई में टेस्ट करना चाहिए। उस फोल्डर में जाएं, फाइल को खोलें और स्टेटस बार में कोपायलट आइकन को चेक करें। यदि वो डिसेबल है, तो आपका नियम सही काम कर रहा है। इसके बाद कोपायलट चैट खोलें और जानबूझकर उस फाइल का संदर्भ देने का प्रयास करें। अगर चैट आपको एक्सेस डिनाइड का मैसेज देता है, तो इसका मतलब है कि आपकी सुरक्षा नीतियां बुलेट प्रूफ हैं। इसके अलावा एंटरप्राइज स्तर पर इन सेटिंग्स के बदलावों का ऑडिट लॉग भी रखना चाहिए, ताकि पता चल सके कि एक्सक्लूजन लिस्ट में किसने और कब बदलाव किया। गिटहब कोपायलट एक अविश्वसनीय टूल है, जो आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी और ऐप नॉलेज के साथ किया जाना चाहिए। सही एक्सक्लूजन नीतियों के साथ आप अपनी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखते हुए एआई का पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपने गिटहब कोपायलट के कंटेंट एक्सक्लूजन फीचर को गहराई से समझ लिया होगा। ऐसे ही प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेपरेशन, Q&A बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए कृपया क्विकटेकी.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ये अंतिम स्निपेट कोई प्रोग्रामिंग कोड नहीं है, बल्कि एक वेरिफिकेशन चेकलिस्ट है, जिसका पालन हर डेवलपमेंट टीम को करना चाहिए। पहला कदम सुनिश्चित करता है कि आपका कोपायलट एक्सटेंशन अपडेटेड हो, ताकि वो नई पॉलिसीज को पढ़ सके। दूसरे और तीसरे कदम में डेवलपर को एक्सक्लूडेड फाइल खोलनी होती है और स्टेटस बार में क्रॉस किए हुए कोपायलट आइकन को जांचना होता है। चौथे कदम में फाइल के अंदर एक कमेंट टाइप करके ये कंफर्म किया जाता है कि कोई घोस्ट टेक्स्ट या सजेशन जनरेट नहीं हो रहा है। अंत में पांचवा कदम चैट इंटरफेस का परीक्षण करता है, जहां हम जानबूझकर ब्लॉक की गई फाइल का विश्लेषण करने के लिए कहते हैं, और हमें ये देखना होता है कि चैट एक पॉलिसी ब्लॉक एरर लौटाए। ये चेकलिस्ट सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft
certification ebooks, you can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. These are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.